आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर का सबसे लास्ट वाला टॉपिक जो कि आपके बुक में भी है, गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका टॉपिक है। इसके अंदर आपका सब टॉपिक है 3, है ना, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए जानते हैं क्या है। सबसे पहला आपका टॉपिक कहता है द ड्रीम एंड द प्रॉमिस। क्या ड्रीम और क्या प्रॉमिस, क्या था ये चीज़, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखा जाए क्या लिखा हुआ है। अच्छा, मेनली हम लोग इसमें ना हम लोग ये पढ़ेंगे कि अलग अलग लीडर का जो है ना अलग अलग कॉन्सेप्ट, यानी कि अलग अलग अपना विचार था संविधान को लेकर, है ना। कैसे था, क्या था, जानते हैं इसके बारे में। अच्छा, एक बात बताइए हमको ज़रा ध्यान से। आपको मालूम है कि महात्मा गांधी हमारे इंडिया का फादर ऑफ नेशन है। जब हमारा भारत का संविधान लिखा गया होगा तो किसके द्वारा लिखा गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा लिखा गया। तो क्या उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का महात्मा गांधी मेंबर थे? जल्दी बोलिए, हाँ या ना। देखो, भारत का संविधान जब लिखा जा रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर में से महात्मा गांधी कहीं पे नहीं थे। अब आपको लग रहा होगा कि सर, जब महात्मा गांधी का योगदान है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ते हैं तो महात्मा गांधी का नाम क्यों आता है? हम लोग उसको फादर ऑफ नेशन क्यों कहें? क्योंकि देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि बाहर से रह के ही सिस्टम को बदलने में विश्वास रखते हैं। समझ रहे बात को? जैसे महात्मा गांधी का विचार तो मतलब इस प्रकार का है ना, बिना लाठी उठाए, बिना एक भी चाटा मारे अंग्रेजों को जो भगा दे, क्या उसको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसको आना चाहिए? छोटे मोटे कामों के लिए आना चाहिए उनको? ये तो ऐसे इंसान हैं जो कि बाहर में रहे लेकिन पूरा संविधान इनसे पूछ पूछ के लिखा गया। गांधी जी थोड़ा सा देख लीजिए ये सही है कि नहीं है, इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये बाहर से होके गाइड कर रहे थे सबको, लेकिन ये कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं थे। ये हमने कह रहे हैं, आपका बुक कह रहा है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी जो भी कहता है उसके हर एक बात में दम होता है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। महात्मा गांधी वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, बट देयर वेर मैनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विजन। कहीं पे भी इनका नाम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं था, लेकिन बहुत सारे लीडर ऐसे थे जो कि इनको अपना आइडियल मानते थे। महात्मा गांधी से पूछा जाता था कि गांधी जी थोड़ा सा ये वाला प्रावधान देख लीजिए, सही है कि गलत है। हर जगह पे इनसे पूछा जाता था और महात्मा गांधी अपना बार बार राय विचार भी देते रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, महात्मा गांधी जी का नाम एक्चुअली में मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन इनका नाम महात्मा गांधी हम लोग क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं महात्मा, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ काम ही महात्मा वाला किया था। महात्मा हम लोग किसके नाम के आगे लगाते हैं? ऐसे लोगों के, इंसान के आगे जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं, है ना। तो ये महात्मा से कम नहीं है। हालांकि यदि देखा जाए इनका नाम तो पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, महात्मा तो कहीं पे नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए इन्होंने ऐसा काम किया कि हम लोग इसको महात्मा गांधी कह दिए। बड़ा मस्त आदमी थे, लेकिन ये बड़ा दिलदार आदमी थे। बिना एक चाटा मारे सोचो जो अंग्रेज को भगा दे, इस प्रकार का साहस इनमें था। और ये ऐसे लीडर थे, यदि एक बार कहीं पे निकल जाते थे ना तो इनके सामने हजारों लाखों इंसान अपने आप चल पड़ते थे। कह रहे गांधी जी जा रहे हैं, चलो, बाद में देखा जाएगा कहाँ जा रहा है, लेकिन पहले चलो। समझ गए बात को? बिल्कुल बिल्कुल, इनके लिए हमेशा 100-200 साल में तो हमेशा रेडी रहता था कि गांधी जी जहाँ जाएंगे साथ में चलेंगे। और जानकर तुमको बड़ी हैरानी होगी कि अंग्रेज जो है ना भारत में बहुत पावरफुल था, लेकिन अंग्रेजों को भी डर लगता था गांधी जी से। इसलिए नहीं कि गांधी जी उसको मार देंगे, इसलिए कि गांधी जी लोगों को लेकर पहुंच जाएंगे। और यदि गांधी जी एक बार लोगों को लेकर पहुंच गए तो पूरा ब्रिटिश का सिस्टम ही ठप हो जाएगा। समझ रहे बात को? आप क्लास 10th में आइए, आपको पढ़ाएंगे नेशनलिज्म इन इंडिया, चैप्टर नंबर 3। पुराने बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 है, नया हो गया होगा कुछ अलग। समझ रहे बात को? तो इनके बारे में आपको पढ़ाएंगे। इन्होंने अलग अलग मूवमेंट लॉन्च किया, अलग अलग मूवमेंट, जिनका कि मकसद केवल ये था कि अंग्रेजों को बिना मारे यहाँ से भगाओ। पहला मूवमेंट इनका सबसे पहला था सत्याग्रह मूवमेंट, दूसरा इसका था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तीसरा इनका था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बहुत अलग अलग। इनको एक बार मौका मिला, ये बिहार भी आए थे, बिहार के चंपारण में, है ना। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, खैर उसको हम लोग 10th में पढ़ेंगे। खैर यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो महात्मा गांधी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर
नहीं थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी लीडर थे, मेंबर थे, वो हर कोई महात्मा गांधी को अपना आइडियल मान रहे थे, है ना। राय विचार महात्मा गांधी से हमेशा ले रहे थे वो लोग। आगे इन 1931 ही इन हिज मैगजीन यंग इंडिया, एक यंग इंडिया नाम का मैगजीन था गांधी जी के नाम पर, है ना। ही हैड स्पेल्ड आउट व्हाट ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू। जिस मैगजीन में, यंग इंडिया मैगजीन था इनके नाम पर, 1931 का बात हो रहा है, उस मैगजीन में गांधी जी ने कहा था कि भारत का संविधान में क्या क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए भारत का संविधान। तो जो उन्होंने लिखा होगा उन्हीं का इस्तेमाल करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने बनाया होगा भारत के संविधान को, है ना, क्योंकि इनको वो आइडियल मानते थे, अपना गुरु मानते थे। आगे हिज ड्रीम वाज टू एलिमिनेट इनइक्वालिटी। इनका जो सबसे बड़ा सपना था, हालांकि इनका सपना तो था कि भारत आज़ाद हो जाए, भारत के लिए एक नया संविधान बन जाए, भारत के लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे, इनका सपना था। लेकिन इनके सपनों में से जो सबसे बड़ा सपना था भारत को लेकर, वो ये था कि भारत से इनइक्वालिटी खत्म हो जाए, क्योंकि उस समय पे हिंदू और मुसलमान का जो था ना रिश्ता बहुत ही खराब था, खास करके आज़ादी के समय पे, क्योंकि उस समय पे बंटवारा हो चुका था भारत और पाकिस्तान का, लाखों लाखों लोग मारे जा चुके थे, हमने पढ़ा था 10 लाख, है ना। उस समय पे बराबरी नहीं था भारत में, यानी कि लोगों के बीच में समानता नहीं था, इक्वालिटी नहीं था। तो इनका सबसे बड़ा जो एम था, जो ड्रीम था, ये था कि भारत के लोग आपस में एकजुट हो जाए, है ना। लेकिन बार बार एक चीज़ आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, आपको क्लास 9th में इतना खुल के तो नहीं बताया जाएगा, लेकिन महात्मा गांधी के लिए हमेशा यदि सर दर्द कोई बना रहा तो वो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महात्मा गांधी के लिए हमेशा सर का दर्द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने रहे। कैसे समझते हैं यहाँ पे। महात्मा गांधी का क्या ड्रीम था, वो चाहते थे कि इनइक्वालिटी खत्म हो जाए, है ना। लेकिन बट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैड अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑन हाउ इनइक्वालिटीज कुड बी रिमूव्ड। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी चाहते थे कि इनइक्वालिटी खत्म हो जाए, लेकिन दोनों का जो तरीका था सोचने का वो बिल्कुल डिफरेंट था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कुछ और सोच रहे होंगे, महात्मा गांधी कुछ और सोच रहे होंगे, लेकिन दोनों में से जो सोच रहे होंगे बिल्कुल इंडिया के भलाई के बारे में ही सोच रहे होंगे, क्योंकि महात्मा गांधी भी कम पढ़े लिखे नहीं थे, लॉयर थे। सोचो, लॉयर के बारे में मालूम है, लॉयर के पास हर एक चीज़ों का मतलब कि पॉलिटिकली उनके पास बहुत अच्छा नॉलेज होता है, कब कौन सा धारा लगाना है, कैसे लगाना है, कैसे क्या करना है, हर एक चीज़ उसके पास आइडिया होता है। तो महात्मा गांधी भी कम नहीं थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो खैर थे ही थे, मिसाल थे वो लोगों के लिए, है ना। तो दोनों का मकसद ये था कि भारत आज़ाद हो जाए, संविधान बन जाए, इनइक्वालिटी खत्म हो जाए, लेकिन तरीका दोनों का सोचने का बिल्कुल अलग था। महात्मा गांधी कहते थे ए फॉर एप्पल, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे ए फॉर एरोप्लेन भी तो होता है महात्मा गांधी। समझ रहे बात को। तो दोनों का मतलब ठीक था कि ए फॉर कुछ ना कुछ होता है, लेकिन दोनों का तरीका बोलने का अलग था। हालांकि ये चीज़ आपको बहुत बाद में आगे मालूम चलेगा, हालांकि यहाँ पे हम खुल के उतना बताएंगे भी नहीं कि हाँ, लेकिन एक बता देते हैं कि महात्मा गांधी के लिए हमेशा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक सर दर्द बने हुए थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए महात्मा गांधी बने हुए थे। दोनों एक दूसरे के लिए एकदम उल्टे थे, दोनों पढ़े लिखे इंसान थे, कोई भी झुकना नहीं चाह रहा था, है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। ही क्रिटिसाइज महात्मा गांधी एंड हिज विजन। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के आइडिया को, उनके विजन को, उनके एम को बहुत बार क्रिटिसाइज किया, यानी कि उनको गलत ठहराया कि महात्मा गांधी जी आप जो सोच रहे हैं ना, आपका सोचना ठीक है, लेकिन आपका तरीका सोचने का गलत है। इस प्रकार का उन्होंने बार बार क्रिटिसाइज किया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महात्मा गांधी को। फाइनली लेकिन लास्ट में जाकर जवाहरलाल नेहरू गेव हिज फेमस स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ मिड नाइट अगस्त 15, 1947। लेकिन इनके बीच में आ गए जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा कि देखो भाई, क्यों तुम लोग इतना नोकाझोंकी कर रहे हो, अब तो संविधान भी बन गया है ना, चलो एक दूसरे को दोनों माफ़ करो, जो भी मतभेद है तुम दोनों के बीच में ख़त्म करो इसको, और हम लोग एक नए इंडिया का सेलिब्रेट करते हैं, है ना। और ये भाषण उन्होंने कब दिया था, 15 अगस्त 1947 के मिड नाइट में, है ना, आधे रात को दिए होंगे। बोलो, समझ गए बात को? समझ गए बात को? तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि जवाहरलाल नेहरू बीच में आए और दोनों का जो नाराज़गी था दोनों का ख़त्म करवा दिए, और जाके जवाहरलाल नेहरू हमारे इंडिया के आज़ाद भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए। समझ गए बात को? चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कौन सा टॉपिक, ड्रीम एंड
प्रॉमिस के बारे में, ठीक है। अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हाँ, यानी कि भारत का संविधान, भारत का जो संविधान है उसका फिलोसॉफी क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है ना, उसका मेन मकसद क्या है भारत में होने का, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और कहीं पे भी यदि आप लोगों को ऑनलाइन वाले बच्चे यदि डाउट रहा हो तो आप अगर कमेंट कीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।